नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच लड़ी गई लड़ाई 25 जून 1950 से लेकर 27 जुलाई 1953 तक चली थी। इस जंग की पहल तो नॉर्थ के तानाशाह किम इल संग ने की, लेकिन साउथ कोरिया भी नॉर्थ को अपने मिला लेना चाहता था। यूनिफिकेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। तो चलिए जानते हैं कोरियन वार का इतिहास। इस जंग में कौन किसके साथ खड़ा था, और सबसे पहले तो कोरियन पेनिनसुला टूटा ही क्यों, जो युद्ध की नौबत आन पड़ी। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था और नागासाकी हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब के बाद जापान को अपनी सारी कॉलोनीज को आज़ादी देनी पड़ी थी। इन्हीं कॉलोनीज में कोरिया भी था, जहां पिछले 35 सालों से जापान की हुकूमत थी और इन्होंने कोरियन संस्कृति को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल जापान से आज़ादी के बाद कोरियन ये उम्मीद कर रहे थे कि इन्हें अब और किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इनके तकदीर में तो शायद कुछ और ही लिखा था। दरअसल 1945 के बाद कम्युनिस्ट सोवियत रसिया और कैपिटलिस्ट अमेरिका में कोल्ड वार का आगाज हो गया। इन दोनों सुपर पावर्स ने अपने फायदे के लिए कोरिया को दो टुकड़ों में बांट दिया। नॉर्थ का इलाका सोवियत ने कब्जाया और यहाँ इन्होंने तानाशाह किम जोंग इल को खड़ा करके कम्युनिस्ट देश बना दी। आपको बताते चले कि कम्युनिस्ट देश में आप धार्मिक नहीं हो सकते और ना ही आप कोई पर्सनल बिजनेस कर सकते हैं। खैर, अब दूसरी तरफ साउथ के इलाके में अमेरिका ने लिबरल सिंगमैन री को खड़ा करके डेमोक्रेटिक साउथ कोरिया का निर्माण कर डाला। बस इस तरह से कोरिया को दो हिस्सों में तोड़ना और दो बिल्कुल अलग सोच वाले तानाशाहों के हाथों में कोरिया की भागदौड़ डाल देना, यही कारण बना कोरिया युद्ध का। किम इल संग और सिंगमैन री, ये दोनों ही तानाशाह नॉर्थ और साउथ कोरिया को पूरा कब्जाना चाहते थे और इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों देशों के बनने के बाद से ही बॉर्डर पर झड़पें आम सी हो गई थी, जैसे मानो युद्ध से पहले ये दोनों एक दूसरे को परखना चाहते हो। लेकिन साउथ कोरिया के लिए भूचाल तो तब आ गया जब 25 जून 1950 को संडे के दिन कोरियन पीपुल्स आर्मी नॉर्थ कोरिया ने आर्टिलरी फायर्स के साथ 38 पैरेलल लाइन क्रॉस कर दिया। क्रूर तानाशाह किम जोंग उन के दादा किम इल संग ने यह दलील दी कि चूंकि साउथ कोरिया ने पहले हम पर हमला किया तो इसीलिए हम भगोड़े गद्दार सिंगमैन री को गिरफ्तार और कत्ल करेंगे, साथ ही कोरियन पेनिनसुला को एक करके रहेंगे। बहरहाल अब दोनों फौजों के दरमियान जंग विकराल रूप से शुरू हुआ रणनीतिक ओंजिन पेनिनसुला के पश्चिम में, और देखते ही देखते घंटे भर के अंदर ही नॉर्थ कोरिया ने पूरे 38 पैरेलल पर हमला शुरू कर दिया। जंग में साउथ कोरिया के मुकाबले नॉर्थ के पास ज़्यादा उन्नत हथियार मौजूद थे। इनके पास सोवियत और चीन से मिले हुए टैंक्स और हेवी आर्टिलरी थी। वहीं साउथ कोरिया के पास ना ही टैंक थे और ना ही एंटी टैंक हथियार कि जिससे दुश्मन के हमले को रोक या धीमा ही कर पाए। इसका नतीजा ये निकला कि 27 जून को सिंगमैन री को सियोल से भागना पड़ा और 28 जून को दिन भर के अंदर ही नॉर्थ ने साउथ की राजधानी कब्जा लिया। हालांकि साउथ कोरियन आर्मी ने केपीए नॉर्थ कोरियन पीपल्स आर्मी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैंगोंग ब्रिज को उड़ा दिया, तब जबकि वहां 4000 रिफ्यूजीज उसे पार कर रहे थे, जिसके वजह से सैकड़ों की तादाद में आम लोग भी मारे गए। लेकिन इन हताश कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं हुआ और सिर्फ 5 दिनों की लड़ाई में ही साउथ कोरिया की फौज, जो कभी 95,000 हुआ करती थी, घटकर सिर्फ 22,000 की रह गई। ये सब देख अमेरिका परेशान हो उठा। दरअसल यूएसए को ये डर सताने लगा था कि कहीं एक एक कर इसी तरह सारे देश कम्युनिस्ट ना हो जाए। उन दिनों अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन थे, जो सीधे तौर पर अपने देश को इस जंग में नहीं उतारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सोवियत रसिया साउथ कोरिया की मदद में ना आ जाए। लेकिन फिर अगर ट्रूमैन प्रशासन कुछ भी ना करती तो ये तो कम्युनिस्टों के लिए ग्रीन सिग्नल था कि फिर जहाँ चाहो आक्रमण करके कम्युनिस्ट देश खड़ा कर दो। इसी वजह से इन्होंने नए नए वजूद में आए यूएन की तरफ अपना रुख किया। 25 जून 1950 को सारे यूएन मेंबर कंट्रीज ने नॉर्थ कोरिया के आक्रमण की आलोचना की और रेजोल्यूशन 83 पास किया। इसके तहत देशों का एक समूह बनाया गया जिन्हें साउथ कोरिया की जंग में मदद करनी पड़ेगी। यूके, यूएसए, फ्रांस और तुर्की जैसे देश इस कॉलिशन में मौजूद थे और इनकी नॉर्थ कोरियन आर्मी के खिलाफ कुल सेना की तादाद 10 लाख थी, जिसमें अधिकतर अमेरिकन थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन देशों की सेना बहुत घट गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो सोवियत रसिया कहाँ था? इन्होंने इसे वीटो क्यों नहीं किया? दरअसल सोवियत इस पूरे मीटिंग का ही बॉयकॉट कर रहा था, क्योंकि चीन का परमानेंट यूएन स्टेटस कम्युनिस्ट माओ की सत्ता कब्जाने के बाद ताइवान को दे दिया गया था। खैर, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद ट्रूमैन प्रशासन को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि नॉर्थ कोरिया पर आक्रमण के लिए उनके पास अधिक प्रभावी सेना नहीं है। नतीजतन
27 जून 1950 को हमला करने के बाद भी अगले 8 हफ्ते तक ओसान के पास कूम नदी के किनारे यूएन और अमेरिकी फोर्सेस लड़े, मारे गए और भाग भी गए। यह अगस्त के पहले हफ्ते तक नहीं हो पाया कि जब यूएन कमांड मैकआर्थर फोर्सेस को फिर से पुनः निर्मित किया गया, तब कहीं जाकर नॉर्थ कोरियन फोर्सेस कहीं धीमे हुए। 8वीं सेना के कमांडर जनरल वाल्टन एच वाकर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रमुख जनरल चंगटू ने ताकत का परचम लहरा दिया और इन्हें युद्ध में ज़्यादा सफलता मिलने लगी। आर्मी की सप्लाई पोर्ट प्यूसन से आ रही थी और नॉर्थ कोरिया के टैंक्स, आर्टिलरी और पैदल सेना को रोकने के लिए जनरल वॉकर मीडियम टैंक्स, आर्टिलरी पीसेस, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सबसे महत्वपूर्ण क्लोज एयरक्राफ्ट गन्स मंगा रहे थे। नतीजतन नॉर्थ कोरिया की सेना देखते ही देखते आधी हो गई, जिसकी वजह से इन्हें रिजर्व फोर्सेस, स्टूडेंट वॉलंटियर्स और शहरों से आम लोगों को युद्ध में लड़ने के लिए बुलवाना पड़ा। लेकिन केपीए के लिए तो हालात अभी और भी बुरे होने वाले थे जब इंचियोन में एक्स फोर्स की उपस्थिति हुई 15 सितंबर 1950 को। दरअसल एक्स कॉर्प्स के लिए जनरल मैकआर्थर ने 1st मरीन डिवीज़न और 8वीं आर्मी की बची हुई थल सेना को चुना था। नतीजतन इन्होंने बड़ी ही तेजी से सियोल पर कब्जा जमाकर बैठे नॉर्थ कोरिया को हराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते केपीए बैकफुट में चली गई और सितंबर 25, 1950 को इन्होंने सियोल कब्जा लिया। वहीं नॉर्थ कोरियन फोर्सेस साउथ से भाग पाने में भी बड़े नाकाम रहे, जिसकी वजह से प्योंगयांग अब बहुत ही कमजोर स्थिति में था। इसी का फायदा उठाते हुए 1 अक्टूबर 1950 को यूएन कमांड ने केपीए को बॉर्डर 30th पैरेलल से और आगे खदेड़ना शुरू कर दिया। वहीं जनरल मैकआर्थर ने अपने बयान में साफ किया कि नॉर्थ कोरिया के पास एक ही रास्ता है, आत्मसमर्पण। लेकिन किम इल संग का तो कोई इरादा था ही नहीं आत्मसमर्पण का। एज अ रिजल्ट 19 अक्टूबर 1950 को यूएस आर्मी ने प्योंगयांग पर कूच कर इसे कब्जा लिया और 20 अक्टूबर 1950 को 187th एयरबोर्न रेजिमेंट ने भी उड़ान भरी। इनका मिशन नॉर्थ कोरियन लीडर्स को चीन में जाने से रोकना और कब्जे में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को छुड़वाना था। अब जब चीन का जिक्र हो ही गया तो दरअसल चाइना में अमेरिका की जीत से खौफ की लहर सी दौड़ गई थी। इन्हें डर था कि अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर लिया और यालू नदी तक पहुंच गए तो अगला टारगेट हम कम्युनिस्ट ही होंगे। अमेरिका लाजमन हम पर वार करेगा। उधर सोवियत तानाशाह स्टालिन ने भी माओ को टेलीग्राम कर तुरंत प्रभाव से 5 से 6 डिवीजन कोरिया में उतारने का संदेश दे दिया था। साथ ही रसिया ने यह भी साफ किया कि वो सीधे तौर पर इस जंग के मैदान में नहीं उतरेंगे। अब गेंद चीनी पाले में था और इन्होंने वही किया जिसकी अपेक्षा अमेरिकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। 9 अक्टूबर 1950 को सुप्रीम लीडर माओ जेडोंग के हुक्म से 2 लाख बेस ट्रेड चीनी सेना पीवीए पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी के नाम से कोरिया के लिए रवाना हो गई। पहले ये बड़े ही चतुराई से अमेरिकी खोजी जहाज को चकमा देते हुए यालू नदी पहुंचे और 25 अक्टूबर को आक्रमण का पहला फेज शुरू किया। चीन के इस बोल्ड मूव से सोवियत का भी एटीट्यूड बदल गया और युद्ध में जाने के 12 दिनों के बाद स्टालिन ने सोवियत एयरफोर्स को चीनी मदद में लगा दिया, साथ ही अपनी बाकी मदद भी बढ़ा दी। बहरहाल ऑनजोंग के युद्ध में रिपब्लिक ऑफ कोरिया आरओके सेकेंड कोर्स को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद चीन और अमेरिका की पहली भिड़ंत 1 नवंबर 1950 को हुआ। बहुत अंदर नॉर्थ कोरिया में हजारों चीनी फौज की 39वीं रेजिमेंट ने अमेरिका की 8वीं रेजिमेंट को घेर लिया था और उनसान की इस जंग में यूएन फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा चोंगचोंग नदी की तरफ। फिर जीत के बाद चीनी सेना अचानक से पहाड़ों में छिप गई, जिससे यूएस कमांड को ये लगा कि शायद चीनी सीधे तौर पर युद्ध में नहीं कूदे हैं। लेकिन पीवीए तो सेकेंड फेज के आक्रमण की प्लानिंग करके छूट गए थे। नतीजतन 25 नवंबर 1950 को कोरिया के वेस्टर्न फ्रंट में पीवीए की 13वीं आर्मी ग्रुप ने आरओके सेकेंड कॉर्प पर चोंगचोंग नदी के युद्ध में फिर से हमला किया और मौजूद यूएस सेकेंड इन्फेंट्री डिवीजन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ये सब देखते हुए यूएन सेना को यकीन हो गया कि हम यहाँ पर रहते हुए चीन का सामना नहीं कर पाएंगे और ये मिड दिसंबर में प्योंगयांग छोड़कर बॉर्डर 30th के पार जाने लगे। यूएन सेना का मोराल, इच्छा शक्ति और भी निचले स्तर पर तब पहुंच गया जब 23 दिसंबर 1950 को जनरल वाल्टन एच वाकर की मौत की खबर आई। और तो और यूएन फोर्सेस के नॉर्थ कोरिया से पीछे हटने का नतीजा ये भी निकला कि लाखों की तादाद में रिफ्यूजी नॉर्थ से साउथ की तरफ भागने लगे। वहीं चीन ने अपने युद्ध में कूदने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका ने 3 मौकों पर चीनी एयर स्पेस का उल्लंघन कर हमारे मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। पहल उन्होंने की। अब चीन के आक्रमण को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने
इनके सामने युद्ध विराम की पेशकश की, लेकिन माओ जेदाओंग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दरअसल मिली जीत से माओ को यकीन हो गया था कि ये बड़ी ही आसानी से अमेरिकन पर ऑल आउट विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। इसी के तहत चीन ने पूरी ताकत से बॉर्डर 38 के पार हमला किया और 4 जनवरी 1951 को सियोल पर कब्जा जमा लिया। इन बड़ी सफलताओं से परेशान होकर जनरल मैकआर्थर ने एटम बम का इस्तेमाल करने का इरादा किया, लेकिन कैरिज्मेटिक लीडर जनरल मैथ्यू के आने के बाद तार तार हो चुकी यूएन कमांड में फिर से जान आ गई। इन्होंने तैयारी की माओ को मुंहतोड़ जवाब देने का, जिसका नतीजा ये निकला कि 14 मार्च 1951 को चौथी और आखिरी बार यूएन फोर्सेस ने सियोल को कम्युनिस्टों से आज़ाद करा लिया। वहीं 11 अप्रैल 1951 को प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जनरल मैकआर्थर को यूएन फोर्सेस के कमांडर पद से हटा दिया, इनके ढीठपना और संतुलित युद्ध न कर पाने की वजह से। खैर, चीनी भले ही यूएन फोर्सेस से तादाद में ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ये बड़ी ही कुशलता से सियोल की हिफाजत करते रहे और कई मौक़ों पर तो यूएन कमांड की छोटी छोटी टुकड़ियों ने चीनियों के बड़े बड़े डिवीज़न को नेस्तनाबूद कर दिया। हालात ये हो गया कि दोनों ही सेना बॉर्डर 38 के इस तरफ और उस तरफ डेरा जमाकर बैठ गए। फिर जुलाई 1951 से जुलाई 1953 पूरे 2 साल तक स्टेलमेट का दौर चला। इस दौरान ना तो चीनी आगे बढ़कर कुछ खास हासिल कर पा रहे थे और ना ही अमरीकी। दरमियान में शांति समझौता की कई कोशिशें की गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। 27 जुलाई 1953 तक जब युद्ध विराम कोरियन आर्मजेस्टिस साइन हुआ, लेकिन साउथ कोरियन प्रेसिडेंट सिंगमैन री ने इसे साइन करने से मना कर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चीन और यूएन कमांड के दरमियान तो शांति समझौता हुआ, लेकिन कोरियाई आज भी युद्ध में है, बस पॉज का बटन ऑन है। बहरहाल इस आर्म जस्टिस में ये समझौता पाया गया कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक डीमिलिटराइज्ड जोन होगा 38 पैरेलल, और दोनों ही देश एक दूसरे की आज़ादी की कद्र करेंगे।